जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आयर्स। आज हम लोग कवर करेंगे 7 फरवरी का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे जीएस पेपर फर्स्ट से है। एक पर्सनैलिटी हैं संत रविदास। रविदास जी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, इनको मतलब इनके जन्मदिन को हम लोगों ने एज अ भक्ति डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है। ठीक, अब रविदास जी कौन थे? 15वीं और 16वीं शताब्दी में रविदास जी एक संत थे और एक रहस्यमयी कवि कह सकते हैं। मतलब इनकी कविताएं बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती थी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल फिगर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और पोएट थे। रविदास के अन्य नाम रायदास, रूहीदास ये सब था। अब इनके कंट्रीब्यूशन क्या है? भक्ति मूवमेंट को अगर हम याद करते हैं गानों के द्वारा या कविताओं के द्वारा, तो उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, भक्तिदास कबीर के मतलब शिष्य थे। ठीक है, और इनकी शिष्या मीराबाई थी। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब में 41 भक्ति गीत जो हैं वो रविदास जी के लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे संविधान के मूल्य गुरु रविदास जी के विचारों और सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारे जैसे मूल्य पर आधारित है। ठीक है, जो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 3 इश्यूज दे रखे हैं, लाइक व्हाट, सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने रविदास जी के आइडियोलॉजी से लिया है। अंबेडकर जी भी इनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अभी रविदासी क्या है? रविदासी एक दलित कम्युनिटी थी। ठीक है, लगभग 12 लाख लोग रहते थे पंजाब के दोआब क्षेत्र में, जलंधर में, होशियारपुर में, कपूरथला में तथा नवाशहर में। डेरा सचखंड बलान दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुयायी इसी में है, 20 लाख लोग हैं। पहले ये सिख था, फिर 2010 में इन्होंने अपने सभी टाइज सिखों के साथ तोड़कर अपने आप को रविदासी घोषित कर दिया। ठीक, तो ये थी आपकी आज की छोटी सी न्यूज़ कि कौन रविदास जी थे, क्या किया उन्होंने। अब बात आती है इंडिया यूएई फ्रांस ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव। ठीक है, भारत का, यूएई का, फ्रांस, हम तीनों ने एक साथ में संगठन शुरू किया है। किन चीज़ों पे काम करने के लिए? एनर्जी के लिए, डिफेंस के लिए और इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब एनर्जी में कहाँ काम करेगा? सन और न्यूक्लियर पावर में, क्लाइमेट चेंज में, ठीक, डिफेंस प्लानिंग में, और जो भी ऐसे फैलने वाली बीमारियाँ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके ऊपर। ठीक, एजेंडा इसका क्या था? इट विल बी प्लेस वेयर पीपल कैन टॉक अबाउट एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट टुगेदर इन एनर्जी फील्ड। ठीक, यहाँ पे एनर्जी के बारे में, अगर हमारे आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर, ओशन में क्या क्या रिसोर्सेज है, कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इसमें बात होगी। ठीक है, भारत के मिशन लाइफ के तहत 3 समूह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे किस प्रोजेक्ट के तहत ये काम चल रहा होगा? मिशन लाइफ। ठीक है, दे एग्री टू वर्क टुगेदर मोर थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक यूएई लेड मैनग्रोव अलायंस। ठीक है, जैसे यूएई का जो मैनग्रोव अलायंस था क्लाइमेट चेंज के लिए, इंडिया फ्रांस का जो इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप है, इस तरीके के प्रोग्राम्स के तहत ये लोग काम करेंगे। द कंट्रीज हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर डिफेंस एंड फाइट डिजीज। ठीक, हम लोग डिफेंस पे, बीमारी से लड़ने के लिए इस पे भी काम करेंगे। यह कोशिश करता है कि विश्व संगठन WHO और गावी, द वैक्सीन अलायंस, द ग्लोबल फंड एंड यूनाइटेड जैसे संगठनों को एक साथ और अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, जो ये भी ट्राइलेटरल हुआ है, इसमें क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आकर काम करें। किन चीज़ों पे? डिफेंस पे और कंटिन्यूस डिजीज़ पे। ठीक, they will work together to implement the one health approach and developing countries build their own capability in biomedical innovation and production। भाई देखिए, जब से कोरोना आया तब से सभी लोगों को ये एहसास हो गया कि अगर हम लोग मेडिकली अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उसी के लिए कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे काम करेंगे कि हर कंट्री, ठीक है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके। किस चीज़ में? बायोमेडिकल इनोवेशंस और प्रोडक्शन। ठीक है, अब ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है क्लीन एनर्जी के लिए? मिशन लाइफ, जो इंडिया का है। इट एम्स टू गेट at least 1 billion Indian and other people around the world to work together in their own to protect the environment from 2022 to 2028, tested by Niti Aayog and the Ministry of Environment first।
ठीक है। मतलब नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ने एक मिशन निकाला, क्या है, मिशन लाइफ, जिसमें लगभग 2022 से 2028 के बीच में कम से कम 1 बिलियन जो भारतीय हैं वो सभी लोग कुछ ऐसा काम करें कि वो एनवायरनमेंट में अपना योगदान दे सके। जैसे कि अभी मैंने आपको किचन गार्डन बताया था, है ना, टेरेस गार्डन वाली न्यूज़ बताई थी, तो उस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स हम लोग को स्टार्ट करने हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर हम कोयला नहीं जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स नहीं जलाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। तो उसके लिए हमने कोयला नहीं जलाएंगे तो बिजली कहाँ से आएगी, बिजली हम लोग सोलर एनर्जी से ले लेंगे, क्लीन एनर्जी रहेगी, ठीक है। एक हम लोग लाए थे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, पूरे जितना भी ट्रॉपिकल एरिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे भी धूप ज़्यादा नहीं रहती है, ठंडे क्षेत्र है, वो लोग क्या करेंगे, तो जितने भी ट्रॉपिकल एरिया हैं वहाँ पे एनर्जी मतलब ये प्लांट सेटअप किए जाएंगे और फिर इनके थ्रू जहाँ पे सन कम रहता है, धूप नहीं रहती, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसलिए वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड नेशन की बात की गई थी, ठीक है। इंडियाज़ कमिटमेंट टू COP26 क्लास को, ठीक है, भारत ने कहा है कि वो 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। मतलब हम लोग 500 गीगावाट ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे जिसमें कहीं भी फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म का प्रयोग नहीं हो रहा होगा, ठीक। और 2030 तक हम अपने कार्बन की इंटेंसिटी को लगभग 45% तक घटा देंगे और 2070 तक हम लोग ज़ीरो कार्बन पे चले आएंगे। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ठीक है। मिशन इनोवेशन क्या है, द नेटवर्क प्रोवाइड्स एक्सेस टू द एक्सपर्टीज एंड मार्केट्स इनसाइट्स नीडेड टू सपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द न्यू मार्केट ग्लोबल, ठीक। भाई देखिए, अगर आपकी टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे किस तरीके से आगे काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है राइज इन ड्रग एब्यूज़, ठीक। अब क्या है न्यूज़, अभी सर्वे किया है स्टेट मिनिस्ट्री फॉर एक्साइज, जिसने बताया है कि ड्रग्स का ओवरडोज के केसेस केरला में बहुत ज़्यादा हो गए। अगर हम बात करें, केरला में लगभग 300% केसेस बढ़े हैं। 2019 में ये 9,000 थे और 2022 में 26,629 हो गए, ठीक है। Almost 97% of people who answered the survey said that they had used some kind of drug, ठीक है। मान लो 100 लोगों ने, अगर 100 लोगों पे सर्वे हुआ था, 97 लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग ड्रग्स लेते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ड्रग्स क्या है, गांजा, कैनबिस और टोबैको। रिक्रेडेंशियल ड्रग्स लाइक MDMA एंड methamphetamine are sold in Kerala and in 2020 the number of methamphetamine seizures went up, ठीक है। ये जो दो ड्रग है MDMA और methamphetamine, इन दो ड्रग्स को केरला में बहुत मतलब अंधाधुंध तरीके से बेचा रहा था, और इसको बेचने वाले लगातार मतलब इनकी बेचने वालों की संख्या भी बढ़ी है और उनको लगातार गिरफ्तार भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और बिहार में भी जो गांजा है इसकी खपत, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जिसकी वजह से मतलब लोग इसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। नीड टू कर्ब ड्रग यूज़ इंडिया, अगर आप दो लोग देखें, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे गोल्डन ट्रायंगल में और गोल्डन क्रीसेंट में कितने देश आते हैं और कौन कौन से आते हैं, और इनको गोल्डन क्रीसेंट क्यों कहा जाता है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। स्वर्णिम क्रीसेंट मतलब होता है चंद्र का वो आकार जो नाखून की तरह पतला सा होता है, बिल्कुल पीला पीला होता है, उसे क्रीसेंट कहते हैं, ठीक है। गोल्डन क्रीसेंट मतलब पीला क्रीसेंट। अब जो ये गांजा होता है या फीम होता है, ये पीले रंग की खेती होती है, ठीक है। इंडिया लोकेशन बिटवीन द टू मेन इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। दो ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, ठीक। तो अब भाई आप बीच में हैं, दो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपियम की खेती होती है, आप उसके बीच में हैं, तो दोनों तरफ से आपके पास क्रॉस बॉर्डर पासिंग का चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एडिक्शन, अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक बार लेना शुरू कर देते हैं तो आप इसके बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं और फिर अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ओवरड्यूज एंड हेल्थ कॉन्शियस, अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं या ओवर यूज़ कर लेते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है और आप अपने मानसिक संतुलन तक हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड द फैमिली, अब जब इस तरीके की आपको क्रेविंग्स लगेंगी, आपको नहीं ड्रग्स इस वक्त चाहिए, आप देखते हैं ना ड्रग्स के लोग कैसे होते हैं, उनको जिस वक्त चाहिए नहीं, बस अभी हमको ड्रग्स चाहिए, हर हाल में चाहिए, वो
बरतने लगते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो चोरी भी करते हैं, घर में कलेश करते हैं, अपने घर के सामान बेच डालते हैं। आप लोग कहते हैं ना यार, गांजा पीते हो क्या, वो सड़क का लोहे का ढक्कन उठा के बेच देते हैं, बस उनको चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये सामाजिक पे भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इंक्रीज क्राइम एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, मैंने बताया चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, ठीक है। स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम एंड रिसोर्सेज, अब ज़्यादातर लोग अगर ड्रग्स लेंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, तो हमारे हेल्थ केयर के ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। लॉस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, अब जब कोई इंसान सारा दिन नशे में पड़ा रहेगा तो काम क्या करेगा, जब काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं देगा, इकोनॉमिक्स में अपना कोई भी योगदान नहीं देगा। सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, सोशल स्टिग्मा क्या है, मतलब उसको कहते हैं ना, गांजा पीता उससे कोई बात मत करो, उसके पास मत जाओ, उससे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो उसको एक डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। डिफ़िकल्टी इन एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड रिकवरी रिसोर्सेज, अब चलिए भाई ट्रीटमेंट दे भी दें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई इतने लोग हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास पूरी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, लंबी लंबी लिस्ट होती हैं, इसकी वजह से लोग अधिकतर मर जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन इफेक्टिवली एड्रेसिंग एंड प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़ थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, अब अगर आप बच्चों को देखिए, अगर आप बचपन में ही चीज़ों को समझा देंगे तो बड़े होकर आपको समझाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लोगों को अपनी पॉलिसी चेंज करनी है और एजुकेशन पैटर्न चेंज करना है कि हम स्कूल से ही लोगों को ड्रग्स के बारे में जानकारी दें, ताकि बच्चे कहते हैं ना, जो बचपन में बैठा दिया गया वो ताउम्र आपकी चलता है, तो सेम चीज़ कि अगर आपको बचपन में ही समझा दिया जाएगा तो आगे चल के आप ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हाई डिमांड, India has a lot of people who want drugs. This is because number of young people is growing and people have more money to spend. भारत में पैसा भी ज़्यादा है, यंगस्टर्स भी ज़्यादा हैं, तो टशन दिखाने के लिए क्या चाहिए भैया, ड्रग्स चाहिए, है ना। स्मोकिंग कैसे स्टार्ट होती है भैया, हमको टशन दिखाना है। लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, अब इन सब चीज़ों के लिए इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई बहुत अच्छे लॉज नहीं बनाए गए हैं। इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़, मैं आपको बताती हूँ, हाँ, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। उसके मदर की डेथ हो जाती है, उसके फादर दूसरी शादी करते हैं, देन टू वो एरोगेंट सा हो जाते हैं ना बच्चे, तो वो एरोगेंट हो गया। वी आर वेरी यंग, लाइक इन अ थर्ड और फोर्थ क्लास, जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड व्हेन आई वाज इन 11th क्लास आई गॉट अ न्यूज़ कि वो रिहैब में था, एंड देन उसको बाहर निकल गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया, ही इज़ नॉट ओके। And one day, after a couple of months, one day his dead body is found in a park, just because of overusing of drugs. और कोई देखने वाला नहीं था, 3-4 दिन तक उसकी बॉडी वहाँ मतलब 2-3 दिन तक उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, किसी ने देखा नहीं। जब आसपास में स्मेल आने लगी, लोगों ने जाके देखा तो पार्क में एक तरफ वो ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स की वजह से मर गया था। तो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी हम लोग के पास ज़्यादा नहीं है, यही दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, और ओवर क्राउडिंग की वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया होगा शायद, क्योंकि हो सकता है उसमें 70% 80% चांसेस होंगे कि वो ठीक हो गया, 20% नहीं हुआ होगा, और वो 20% उसके 80% पे हावी हो गया था। तो ऐसा होता है, ठीक। डिफ़िकल्टी इन प्रिवेंशन एंड एजुकेशन, ठीक, ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड एजुकेशन कैंपेन्स आर ऑफन अंडर फंडेड एंड नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। भाई सरकार के पास अभी पैसा ही नहीं है कि वो इस तरीके की कैंपेन चलाए, ठीक है, या फिर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं होती। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है ड्रग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें जो ट्रीटमेंट आता है, प्रिवेंशन आता है, वो भी हम लोग उस पर भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें उसमें भी दिक्कत हो रही है। अब गवर्नमेंट ने किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं इसको हटाने के लिए? नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी, its goal is to stop and reduce drug abuse through a number of methods such as reduce demanding, reduce supply and reduce harm, ठीक। अगर हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे तो उसकी चाहे जितनी डिमांड है, सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी डिमांड ही कम करा दो। डिमांड कैसे कम होगी? लोगों को जागरूक करके। रिहैबिलिटेशन सेंटर, मल्टीपल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को रखा जाए, जहाँ पे उनको नशा से मुक्त कराया जाए, ठीक है। NDPS Act 1985, its main legal framework in India to curb drug abuse and trafficking and impose stringent penalties on those who involved in drug related crimes. अब देखिए, आपने आज अगर कोई ड्रग्स बेचा है और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे इंसान जब उस सज़ा को सुने तो वो उससे डिस्करेज हो, ठीक है। Information dissemination, government has implemented various public awareness and education campaign to spread knowledge, but the danger of drug abuse and to prevent drug use, particularly among young people, is needed.
ठीक। तो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया, लेकिन यंगस्टर को ये समझाना कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी ये सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन, सरकार सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और अवैध दवा उत्पादन और वितरण नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी काम कर रही है। भाई चलिए, मैंने तो अपने देश में पेनल्टी लगा रखी है, कुछ नहीं हो सकता है ना। अब अफ़गानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, तो हमें दूसरे देशों को भी अवेयर करना होगा कि इस चीज़ से पूरा समाज, पूरा विश्व भ्रष्ट हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रन्स अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू एनजीओ, ठीक है। एनजीओ को फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो नशा मुक्ति, जिनको ज़रूरत है नशे से मुक्त होने की, उनकी मदद कर सकें, ठीक। एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू ड्रग डिमांड रिडक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, और ऐसे एनजीओज जो ड्रग डिमांड की को रिड्यूस करने के लिए, नए रिहेबिलिटेशन सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रही है, उनको सरकार और आगे बढ़ावा देती है, ठीक। CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इट्स अ मेन एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द NDPS एक्ट, ठीक है। NDPS एक्ट किसने इम्प्लीमेंट किया था? CBN, ठीक है। एंड कंडक्टिंग रेड्स एंड अरेस्ट इन कनेक्शन विद अ ड्रग रिलेटेड क्राइम, ठीक है। और ड्रग से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, जो भी कनेक्शन होते हैं, वो इसी के द्वारा सही के मतलब चेक किए जाते हैं। व्हाट कैन बी डन टू कर्ब द इशू ऑफ ड्रग, इंप्रूविंग एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अगर हमें ड्रग हटाएं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हम उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो और उसका इलाज मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उसके होने चाहिए। हमें जो कानून है उसको और ज़्यादा मजबूत और जटिल करना, कठोर करना होगा, जिसकी वजह से लोग इन सब हरकतों को करने से डरें, ठीक है। लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों के बीच में जाकर, स्कूलों में जाके लोगों को समझाना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, ठीक है। डिस्करेज करना होगा। जब छोटे बच्चे किसी को रिंग बनाते हुए देखते हैं, छल्ला बनाते हुए देखते हैं सिगरेट का, तो हमें उन्हें बताना होगा कि कैंसर कॉज करता है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सिर्फ फैसिनेट कर रही है, उनको ये समझाना होगा। एड्रेसिंग द रूट कॉज, ठीक है। अब रूट कॉज क्या है? पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी काम करना है। सिर्फ ऊपर आप पेड़ को कितना भी काटते रहिए, जब तक आप उसकी जड़ें नहीं काटेंगे तब तक वो हर बार उग जाएगा। तो ऐसे ही जब तक आप इसकी जड़ें नहीं काटेंगे, हर बार समस्या बनी रहेगी, तो हमें इसकी जड़ें काटनी है, ठीक है। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी लीडर, ठीक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में समुदाय के नेता और समूहों को शामिल करना, स्थानीय संसाधनों का एक साथ लाना और नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के प्रयास में के पीछे अधिक लोगों के लाने में मदद कर सकता है, ठीक है। अब क्या मतलब इस चीज़ का? आप लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे एक टीचर थी, वो टीचर वहीं की थी, है ना। तो वो क्या करती थी, भाई जो वहाँ के लोग हैं वो अपने बीच के लोगों को समझाएंगे तो उनको उनकी बात ज़्यादा समझ में आती है। तो इस तरीके से वहाँ की लीडर्स को भी वहीं पे इंक्लूड करना, उनसे प्रमोट कराना कि नहीं ये गलत चीज़ है, ऐसा मत करो, ठीक। एनकरेजिंग ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, हमें उन्हें भाई कोई इंसान गरीब है, खाने पीने को नहीं, कुछ नहीं है, सड़क किनारे भांग लगी, उसने भांग खा ली, ठीक, नशे में पड़ा हुआ, उसे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो हमें पॉवर्टी हटानी है, उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी बने उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से हो, ये बहुत ज़रूरी है। रिसर्चिंग न्यू ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। हमें नए ट्रीटमेंट निकालने होंगे और रोकथाम के लिए भी नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम लोग आराम से इस समस्या से निपटारा कर सकें, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत गौरव ट्रेन, ठीक। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक सुपर डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत, ठीक है, जो कि देखो अपना देश के तहत आती है ताकि हम लोग लोकल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने से क्या होगा, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग अलग अलग टेरिटरी के, मतलब गुजरातियों को पंजाबियों का कल्चर बताओ, पंजाबियों को मराठियों का कल्चर बताओ, तो इसके लिए उनका एक दूसरे से घुलना मिलना, एक दूसरे की जगह आना जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इसके लिए इसको किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखो अपना देश इनिशिएटिव 2020 में लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग अपने देश के जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसको देखें, जानें कि कहाँ पे क्या हुआ था। किसी भी चीज़ को बताने से अच्छा किसी भी चीज़ को दिखा देना होता है। और टारगेट ग्रुप क्या है? भारत में जो मिडिल क्लास लोग हैं आजकल क्या चाहते हैं कि भाई चलो दुबई चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं। भारत में भी इतनी खूबसूरत जगह है, आप उनको तो देखिए। तो
जो मिडिल क्लास ग्रुप है वो बाहर जाने की बजाय भारत को ही देखे, उनके लिए चलाया गया। इस गोल का जो इस स्कीम का जो गोल है वो ये है कि लोगों के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट कर सके, सो दैट वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके और अपनी भारतीय कल्चर को जाने, अपनी जो आपकी उनकी क्या कह सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी एक नया बूस्ट मिलेगा। ठीक है। मिनिस्ट्री आल्सो पुट देखो अपना देश प्लेज ऑन एंड क्विज ऑन माई गवर्नमेंट डॉट इन वेबसाइट पे। ठीक है। देखो अपना देश क्विज जो है वो उनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, जिससे लोग क्या करें, ज़्यादातर अपने मान लीजिए क्विज पड़ा हुआ है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, सबको पता है। मोढेरा सूर्य टेम्पल कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। एक और सूर्य मंदिर है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कितने सूर्य टेम्पल भारत में हैं प्रमुख। ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आप देखेंगे अच्छा वहाँ पे ये भी है, फिर वहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी, फिर आप जाएंगे आप उसको ट्रैवल करेंगे, आप जो पैसा बाहर जाके खर्च करेंगे अब आप उसी पैसे को घर में खर्च करेंगे, यानी कि भारत में। ठीक है। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान क्या है भैया आपका ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान? यूरोपियन कमीशन जस्ट पुट आउट एंड ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान टू मेक यूरोप बिजनेस मोर कम्पिटिटिव। ठीक है। यूरोप के बिजनेस में और कंपटीशन लाने के लिए, उसको और बेहतर ढंग से सही सुचारू रूप से चलाने के लिए यूरोप ने ये प्रोग्राम या स्कीम निकाली है। द ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान इंक्लूड मार्केटिंग रेगुलेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड, मेक इट ईजियर टू गेट फंड, इम्प्रूव स्किल एंड मेकिंग EU ट्रेड नेटवर्क बेटर। ठीक है। अब क्या है ये ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान कि भाई आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, आपको फंड अच्छे से मिल जाए ताकि एक बेटर नेटवर्किंग इस्टेब्लिश हो सके। ठीक ठीक। किस किस एरिया में चेंज आएंगे? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द प्लान इज टू मेक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। ठीक है। दैट विल रूल्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ गेटिंग परमिट फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट क्या होगा, अगर कोई इंडस्ट्री है जो ऐसा प्रोजेक्ट लगा रही है जिसमें कार्बन एमिशन कम होगा तो उसे नेट जीरो एक्ट कह दिया, जिसके लिए परमिशन भी जल्दी मिल जाए और जिसको बढ़ावा भी दिया जाए। इट आल्सो हैज़ अ क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट। ठीक है। जिसमें पीपल जो है वो एक्सेस कर सकेंगे मटेरियल लाइक अर्थ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग नेट जीरो टेक्नोलॉजी। ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल्स को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक, ताकि हम लोग जो नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजी है उसको सही से इस्तेमाल कर सकें, सही से बना सकें, उससे सही से काम कर सकें। एक्सेस टू फंड, लूजनिंग ऑफ स्टेट एड रूल ऑफ EU 27 गवर्नमेंट विद इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है। जो यूरोप की गवर्नमेंट है वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक। द प्लान अनेबल कंट्री विद माइनर इकोनॉमी टू टेक मनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग EU फंड। ठीक है। जो छोटे देश हैं वहाँ के, वो लोग EU के यूरोपियन यूनियन के पास जो फंड पड़ा है उससे पैसे लेकर अपना आगे बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनको लिए आसानी पैदा करेगा। ठीक। एम्स टू सेटअप यूरोपियन सॉवरेन फंड। ठीक है। इसका एम क्या है, यूरोप में एक सॉवरेन फंड बनाने के लिए। ठीक है। जो कि भाई ऑब्वियसली बात सॉवरेन फंड मतलब कि संप्रभु है, जो सबके भले के बारे में सोचें। ये स्किल एनहेंस करेगा। ठीक है। नेट ज़ीरो इंडस्ट्री के एकेडमिक्स के लिए, जो कि भाई अगर हम कोई एक नई इंडस्ट्री लाएँ तो उसके लिए स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है ना, तो हमें वो स्किल्स भी इस्टेब्लिश करेगा, एक नया ट्रेड नेटवर्क बनाएगा। अब इसके इम्प्लीमेशन क्या है, विल मेक ग्रीन इंडस्ट्रीज इन यूरोप मोर कम्पिटिटिव। जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं उसको और कम्पिटिटिव, भाई आप अभी मान लीजिए 5% आप कार्बन निकाल रहे हो, दूसरे वाले 4% ही निकाल रहे हो, उससे ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, उसका प्रमोशन मिल रहा है, तो आप भी कोशिश करोगे ना कि आप भी कम कार्बन एमिशन करो। When looked at US Inflation Reduction Act, which will send 390 billion to clean energy project, the plan could start a global subsidy war। ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स होती हैं जो टर्म्स बड़ी फैसिनेट करती हैं। ग्लोबल सब्सिडी वॉर, वॉर क्या मतलब युद्ध, कैसा युद्ध, वैश्विक युद्ध। वैश्विक युद्ध कौन सा, सब्सिडी देने का। भाई आप इतना दे रहे हो, अच्छा आप 1 करोड़ दे रहे हो, मैं 10 करोड़ दूंगा, आप ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाओ। ठीक है। तो इसका भी एक युद्ध यानी कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये थी आपकी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पाई बलून, जासूस गुब्बारा। क्या लगता है क्या होगा जासूस गुब्बारा?
तो क्या है स्पाई गुब्बारा? चाइना ने अभी अभी एक बलून, हॉट एयर बलून को यूएस की तरफ छोड़ दिया, तो यूएस ने उसको गोली मार के नीचे गिरा दिया। यूएस ने कहा कि ये एक स्पाइंग डिवाइस है, ठीक है। चाइना ने कहा नहीं, ये स्पाइंग डिवाइस नहीं, ये हमारा एक ऐसा डिवाइस था जिसका हम इस्तेमाल करते थे किस चीज़ के लिए? वेदर की जानकारी के लिए, ठीक। स्पाइंग डिवाइस 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे यूज़ किया गया था, ठीक है। बैटल ऑफ फ्लोरेस में 1974 में सबसे पहली बार। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसमें यूएस ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब चाइना ने यूएस की तरफ एक भेज दिया। अब चाइना कह रहा है कि ये वो नहीं है जो यूएस कह रहा है। यूएस कह रहा है नहीं, ये स्पाइंग बलून ही है, ठीक है। अब चाइना और यूएस के बीच में क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि तनाव के कारण क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से उन दोनों देशों के बीच में तनाव है। तो सबसे पहली बात, नैन्सी पेलोसी ताइवान की जो विज़िट की थी उन्होंने। दूसरा, ट्रेड वॉर, ठीक। वो अपने भाई ट्रेड वॉर तो आजकल लगभग हर सुपर पावर के बीच में चल रहा है, ठीक है। एमर्जिंग सुपर पावर, चाइना अपने आप को सुपर पावर की तरह निकाल के सामने रख रहा है। और इंडस्ट्रियल जो उसके सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, कोविड-19 का भी पूरा जिम्मा चाइना को ही दे दिया गया था। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स चलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मून्स। क्या होते हैं मून्स? अब मून्स क्या होते हैं? मून्स विच कम फ्रॉम स्पेस आर बीइंग यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू लुक एट द फोर्ट्रेस वॉल ऑफ जियान, एन एंशिएंट सिटी इन चाइना। बेसिकली मुआंस होते क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वैसे ही मुआंस भी होते हैं, लेकिन ये स्पेस से आते हैं। तो चाइना की जो शियान शहर की वॉल है उसका अध्ययन करें अंतरिक्ष से आए हुए मुआन के ऊपर जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कॉर्मिस नामक मुआन डिटेक्टर का उपयोग करके शियान शहर की दीवार को देखा गया है, ठीक। अब मुआन्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड मुआन फॉल फ्रॉम स्पेस लाइक रे, ठीक है। एटॉमिक से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि स्पेस से गिरते हैं, और कैसे? जैसे बारिश की तरह। दे आर मेड फ्रॉम Earth's atmosphere. They are made when particles in the atmosphere collide and cosmic rays, which are group of high energy particles moving through space just below the speed of light. ठीक है। जो कॉस्मिक रेज हैं वो जब स्पीड की लाइट से थोड़ा सा ही धीमे चल रही होती हैं, और तब ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर के साथ ही कोलाइड करती हैं, तो ये इस तरीके की बारिश के रूप में गिरते हैं, ठीक है। Atom are the smallest piece of matter. They are made up of even smaller pieces called subatomic particles such as proton, neutron and electron. ठीक है। तो सबatomic पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं वैसे ही मुऑन्स भी होते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है। मुऑन्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन। मुऑन इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, लेकिन ये लगभग 207 टाइम्स उससे ज़्यादा हैवियर होते हैं, ठीक है। विच इज़ लाइक कंपेयरिंग एन एडल्ट टू एन स्मॉल एलिफेंट, सो समटाइम्स पीपल कॉल फैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन और मुऑन को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन बेबी एलिफेंट है और मुऑन एडल्ट एलिफेंट है, इसलिए मुऑन को फैट इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक। ये इतने हैवी होते हैं कि ये 100 ऑफ मीटर्स तक रॉक के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। मुऑन्स जो होते हैं वो 2.2 माइक्रोसेकेंड्स के लिए ही लास्ट करते हैं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और 2 टाइप्स के न्यूट्रॉन में। अब मोग्राफी क्या है? ये मोग्राफी इज़ अ मुऑन्स रेडियोग्राफी, मतलब मुऑन को रेडियोग्राफी के तहत जब पढ़ा जाता है तो उसे मोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। इज़ अ मैथड दैट यूजेस मुऑन्स एबिलिटी टू गो थ्रू द थिंग्स, ठीक है। ये वो मैथड है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे मुऑन्स किसी भी चीज़ के अंदर चला जाता है। द वे दे आर एब्जॉर्ब बाय मैटर कैन बी यूज टू टेक पिक्चर्स ऑफ इनसाइड ऑफ अ लार्ज बॉडी, ठीक। मोग्राफी इज सिमिलर टू एक्सरेज इन हाउ इट वर्क्स, बट बिकॉज मुऑन्स आर सो स्ट्रॉन्ग दे कैन स्कैन स्ट्रक्चर्स दैट आर मच बिगर एंड वाइडर, ठीक है।
मोमोग्राफी क्या होती है, एक्सरे की तरह होती है, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया को भी कैप्चर कर सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना फैट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत लंबे दूरी तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक, इसलिए सिंस दिस हाई एनर्जी पार्टिकल आर मेड बाय नेचर एंड आर एवरीवेयर, ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट अ मुवन डिटेक्टर इनसाइड और नियर द थिंग्स दैट यू वांट टू स्टडी, ठीक है, ये हर जगह अवेलेबल है। तो आपको जिस भी चीज़ की स्टडी करनी है, आप बस मुवन डिटेक्टर उसके नीचे रखिए और आप उसकी स्टडी आराम से कर सकते हैं। The method was first used in the late 1960s, while Nobel Prize-winning US experimental physicist Luis Alvarez worked with Egyptologists to look for hidden chambers in a pyramid of Khafre in Giza। ठीक है, तो यूएस के जो नोबेल प्राइज विनर थे कौन, लुइस एल्वरेज, उन्होंने जब इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं कहाँ पे, काफरे में, गीज़ा में, उनकी जब वो जांच कर रहे थे तब उनको तब उन्होंने पहली बार मुआंस को देखा था और इसके बारे में पता चला था। अब एप्लीकेशन से इनका प्रयोग क्या किया जाता है, आर्कियोलॉजी का। 1960 में जो यूएस के एक्सपेरिमेंट्स थे कौन, एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे कौन, लुइस एल्वरेज, उन्होंने जब कैफ्रे गीज़ा पे एक्सपेरिमेंट किया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम द मेथड वाज यूज, कौन सा मेथड, मोमोग्राफी, ठीक है। हाउएवर इन 2017 मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस मुवन डिटेक्टर एंड स्टम्बल्ड अपॉन अ मेजर फाइंडिंग्स, ठीक है। 2017 में ऑब्वियसली बात है, 1960 से 2017 में बहुत साल बीत गए हैं, साइंस ने एडवांसमेंट लिया, तो उस एडवांसमेंट के तहत जब हम लोगों ने क्या कहते हैं ये दोबारा किया, तो ये बहुत एडवांस तरीके से हम लोगों ने इसमें और बहुत सारी फाइंडिंग्स हमको मिली। बाय पुटिंग आउट सेवरल डिटेक्टर्स द आर्कियोलॉजिस्ट्स वर एबल टू फाइंड चैम्बर दैट वाज एटलीस्ट 30 मीटर लॉन्ग एंड हैड नेवर बीन सीन बिफोर। और इसकी वजह से हम लोगों को एक ऐसा चैम्बर मिला जो कि लगभग 30 मीटर लंबा है, जो आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था, ठीक। डिटेक्टिंग वॉल्केनिक इरप्शन, ये वॉल्केनिक इरप्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट, मुवन कैन हेल्प डिटेक्ट डेंजरस न्यूक्लियर मटेरियल एंड सी इनटू डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बहुत मदद करेगा, ठीक। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर भी स्टडी करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से 2011 में सुनामी आई थी जापान में, ठीक है। एप्लीकेशन इन वेरियस स्टडीज, मुवन एप्लीकेशन इज स्टडीज ऑफ सुपर कंडक्टर, मॉलिक्यूलर सिस्टम एंड केमिकल रिएक्शन। सुपर कंडक्टर के लिए, मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, नोवल बैटरी मटेरियल के लिए, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए भी मुआंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब मुआंस क्या भाई हर जगह प्रेजेंट है, आप मुआन डिटेक्टर लगे, आप उस चीज़ की जिस चीज़ को हम खोद नहीं पाए थे, जिस चीज़ के अंदर हम देख नहीं पाए थे कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, मुआंस डिटेक्टर की मदद से, मोमोग्राफी की मदद से हम लोग उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, सेव वेटलैंड कैंपेन्स। अभी न्यूज़ में क्यों आया था, गोवा में सेव वेटलैंड कैंपेन को स्टार्ट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने। इसमें क्या है, इसमें पूरी सोसाइटी को अवेयर कराना है किस बारे में, कि वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें सेंसिटाइजिंग पीपल ऑफ वैल्यू ऑफ वेटलैंड, भाई वेटलैंड क्यों ज़रूरी है, वेटलैंड मित्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और एक वेटलैंड कन्वर्जेशन ऑफ बिल्डिंग सिटीजन पार्टनरशिप, मतलब मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, सिर्फ सरकार के करने से नहीं, जनता को भी उसमें योगदान देना होगा। तो जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ताकि हम भी हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर आएगा। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से, रामसर कन्वेंशन से। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। इंडिया इसकी 82 मतलब इंडिया इसकी मेंबर है 1982 से, ठीक है। और अभी तक लगभग 75 वेटलैंड साइट्स, रामसर साइट्स भारत में हो चुकी हैं, ठीक। 2023 की थीम क्या, वेटलैंड रेस्टोरेशन, वेटलैंड को दोबारा से स्थापित करना। वेटलैंड होती क्या है, वेटलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुख्य रूप से पानी निर्धारित करता है कि उसके अगल बगल का पर्यावरण या वातावरण कैसा होगा, ठीक है। या तो पूरी तरीके से पानी से भरा होगा, या फिर वहाँ पे दलदली भूमि होगी, या फिर वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, जिसके आधार पे वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे बने होंगे। अब रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड को क्या कहा है, एक ऐसा एरिया जो मार्शी है, ठीक है, दलदलीय है, फेन है, पीटलैंड है, मतलब हल्का धंसने वाली क्षेत्र है, पानी से भरा हुआ है, नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, परमानेंट है चाहे टेम्प्रेरी है, फ्रेश है, ब्रैकिश वाटर है या सॉल्ट वाटर है, चाहे मरीन वाटर, चाहे कैसा भी है, कम लो मतलब बहुत गहरा है, कम गहरा, कैसा भी है, अगर वहाँ पे पानी की प्रमुखता है तो वो वेटलैंड है, ठीक। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सिक्विस्टर कार्बन, मतलब वेटलैंड क्या होता है,
वेटलैंड के जो प्लांट होते हैं, जनरली प्लांट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वेटलैंड की मतलब रात में, और जो सॉइल होती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन ये जो वेटलैंड के प्लांट और सॉइल होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या मदद करेंगे, आपकी क्लाइमेट चेंज में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए ये स्वर्ग होते हैं। जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ये कल्चर, संस्कृति और पर्यटन के मैच से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, रामसा कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कब फोर्स में आया, 1975 में हुआ। कहाँ आया था, ईरान में हुआ था, ईरान के एक रामसर जगह है वहाँ पे हुआ था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, इसके ये रामसर साइट्स को रजिस्टर करता है। ठीक है, जो कि चेंज करती है इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर एंड अकरिंग लाइक टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, अदर ह्यूमन इंटरफेस। मतलब रामसर साइट में जो भी बदलाव हो रहे हैं ह्यूमंस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्री, वो ये उन सबको रिकॉर्ड करता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। इंडिया द वेटलैंड आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड्स रूल्स 2017. The 2010 rule provide for a central wetland regulatory authority, but new rule 2017 replaced it, and with state level bodies created a national wetland committee which functions as advisory role. ठीक, मतलब भाई स्टेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। पहले 2010 में जो थी वो नेशनल लेवल की थी, अब 17 में स्टेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, और वो लोग एक क्या कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करेंगे। एक्शन प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने सपोर्ट किया इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किस चीज़ को, लगभग 250 वेटलैंड स्कीम्स को। ठीक है, जो कि नेशनल प्लान फॉर कन्वर्जेशन ऑफ एक्वेटिक्स इकोसिस्टम के तहत मैंग्रोव, कोरल रीफ और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट्स। सो सॉरी, मेरा बीच में अलार्म पिन हो गया था। ठीक, नेक्स्ट, रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया हैज़ एडेड 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। हम लोगों ने 11 और जोड़ दिए हैं। ठीक है, नाउ द कंट्री हैज़ टोटल 75 रामसर साइट विच कवर टोटल एरिया ऑफ 13,26,677 हेक्टेयर। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 14, यूपी में, उसके बाद यूपी में आती है 10 रामसर साइट। आप सभी लोगों का ये टास्क है, जो जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है, आपकी स्टेट में कितनी रामसर साइट्स आती हैं उनको आप नोट डाउन करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तंपारा लेक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा। ठीक है, जो तंपारा लेक है वो उड़ीसा की फ्रेश वाटर लेक है। ये ऋषिकुल्या रिवर के राइट साइड पे है। इट लिंक ऋषिकुल्या रिवर हेल्प की फ्लड फ्रॉम हैपनिंग ड्यूरिंग अ मानसून सीजन। जो मानसून सीजन में इसमें बाढ़ आ सकती है उसमें उसको रोकने में मदद करता है। हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है और मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, वो 1957 से चल रहा है। वो रिजर्वायर जो डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल हैं उनका एक तरीके से घर है। यहाँ का जो वेटलैंड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलॉजी है, क्योंकि यहाँ की ये फ्लड को, महानदी डेल्टा को, इन सबको बहुत अच्छे से बचा के रखता है। ठीक, अनसुपा लेक ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, ये ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है जो कि महानदी रिवर के बगल में है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऑक्सबो लेक, ये तो कुछ नई टर्म आगे लग रहा है, कुछ बड़ा ही है। अगर आप लोग एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 1st या 2nd चैप्टर में ही नीचे की तरफ साइड में एक फिगर बन रखी है, वहाँ पे ऑक्सबो लेक बता रखा है कि वो क्या होती है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको ऑक्सबो लेक मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम ऑक्सबो लेक क्या होती है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यशवंत सागर ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ठीक है, इंदौर और मालवा के क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे सारस क्रेन जो कि बहुत ही वल्नरेबल है वो पाई जाती है। ड्यू टू इट्स वास्ट शैलो रीड ब्रीड्स द वेटलैंड इज कंसिडर हेवन टू द लार्ज नंबर ऑफ विंटर माइग्रेटिव बर्ड्स। ठीक है, अपने मतलब यहाँ के जो आर्द्रभूमि है ये सर्दियों में जो जितनी भी पक्षी आते हैं उनके लिए एक स्वर्ग की तरह काम करता है। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, रामनाथपुरम में है। ये 1989 से वेटलैंड इसको घोषित किया गया है। ठीक है, और ये एक बर्ड सेंचुरी है। सुचिद्रम थिरुर वेटलैंड, ठीक है,
इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो कि साउदर्न टिप ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के, मतलब आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जो चिड़ियाँ होती हैं उनका ना एक फिक्स्ड रूट होता है। ऐसा नहीं कि वो आज यहाँ से ट्रैवल कर रही है कल कहीं और से ट्रैवल कर रही है, वो एक फिक्स रूट पे आती हैं। जैसे एरोप्लेन एक फिक्स रूट पे चलता है ना, वो भी एक फिक्स रूट पे आती हैं। तो ये वही बता रहा है कि उनके ये टिप पॉइंट पे है। इट वॉज फॉर्म्ड फॉर बर्ड्स नेस्टिंग पर्पस एंड इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ बर्ड एवरी ईयर। ठीक है भाई, बर्ड आके यहाँ पे अपना घोंसला बनाए, अपने अंडे दे, इसके लिए इसको बनाया गया। तो लाखों की संख्या में बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। वडावुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है। ठीक, और ये पॉन्ड हिरॉन इज अ कॉमन इन दिस सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे जो बगुले होते हैं, कौन से तालाब के जो बगुले होते हैं, वो बहुत आराम से यहाँ पे पाए जाते हैं। थाने क्रीक, द क्रीक इज अ इनलैंड इन अ शोर लाइन। द थाने क्रीक इन मुंबई विच इज़ द इनलैंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, क्रीक क्या होती है, आप लोग के कमरे में इंडिया का मैप लगा होगा। आप गुजरात में जाइए, गुजरात को अगर आप बाउंड्री देखिए तो गुचड़ू मुचड़ू आगे पीछे यूनिफॉर्म बाउंड्री नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा पानी का अंदर लैंड में घुसा हुआ है। ठीक है, वो जो अंदर थोड़ा सा पानी ऐसे क्रैक्स की तरह अंदर आता है, इसी को क्रीक कहते हैं। ठीक है, इट इज़ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स विद उल्हास रिवर बीइंग द बिगेस्ट। ठीक है, यहाँ पे उल्हास रिवर जो सबसे बड़ी है, वो ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। थाने क्रीक के दोनों तरफ मैनग्रोव पाए जाते हैं। दे मेक अप टू 20% ऑफ स्पीसीज ऑफ इंडियन मैनग्रोव, और इन मैनग्रोव में लगभग भारतीय मैनग्रोव की 20% तक पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स फ्लैमिंगोज। यहाँ पे जो फ्लैमिंगो होते हैं, राजहंस होते हैं, जो बहुत सुंदर से हंस नहीं होते, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हाईगैम वेटलैंड कन्वर्जेशन, ठीक है, हाईगैम जो है झेलम नदी के बेसिन में पाया जाता है। ये फ्लड को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, द वेटलैंड इज लोकेटेड इन कहाँ पे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। इट्स सर्व्स एन अडोब टू मैनी रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, उनके लिए स्वर्ग का काम करता है, जो बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे आती हैं। तो ये थे आज के आपके टॉपिक। लास्ट टॉपिक में जितने भी बर्ड सेंचुरीज बताई गई हैं, जितने भी वेटलैंड्स बताए हैं, उसको प्लीज़ ध्यान से रखिए। वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों को रेगुलर करंट अफेयर दूंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, जो भी मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं, प्लीज़ लाइक करा करिए और कमेंट किया करिए, सो दैट मुझे पता रहे कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोग को बेनिफिटेड कर सकूं। तो टारगेट रहेगा इस मंथ के एंड तक कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे 500 लाइक्स कम से कम आए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो जय हिंद, जय भारत।